नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। तो गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी हमने आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाई। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। बताना चाहेंगे कि सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तमाम अपडेट्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं। तो गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें महज जो मेन अपडेट है वो ये निकल के आ पा रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने वचन पत्र को जारी कर दिया है और वचन पत्र में बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना हमारी प्राथमिकता है। आगे बीजेपी ने कहा कि हर घर को नल से पानी दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का भी वादा किया है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से एक शख्स फार्मा कंपनी का मालिक बताया जा रहा है और गिरफ्तार किए गए लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 3 आरोपियों को ईडी ने हिरासत में ले लिया है और 2 की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। ईडी ने मामले में विनय बाबू नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय अधिनियम रजिस्टर का इस्तेमाल करने लगी है, जो कि लोगों के हित में नहीं है। बीजेपी चुनाव में ही सीएए को मुद्दा बनाती है और ममता ने आगे कहा कि वो अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। वो अपनी जान दे देंगी लेकिन किसी की नागरिकता को जाने नहीं देंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में पंचायत सचिवों को ज्वाइनिंग लेटर बांटने के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे जन्मदिन पर एक व्यक्ति ने कहा कि अगर बीजेपी आपको जन्मदिन का उपहार देना चाहती है तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे। मैंने उससे कहा कि अगर भाजपा बिहार को विशेष दर्जा देती है तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिएगा। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और वहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे और अंतिम दिन सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी एक प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। उनके अलावा भी कांग्रेस के कई बड़े नेता अंतिम दिन हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। उनकी पहली रैली फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11:15 बजे आयोजित की गई है और बीजेपी अध्यक्ष की दूसरी रैली गुमरावी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1:20 पर आयोजित की जाएगी।
उनकी तीसरी रैली को दोपहर 3:05 पर झूडिता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाना है। वर्ल्ड कप 2022 में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला एडिलेड ओवल में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच ये 23वां T20 मैच होगा और इससे पहले 22 मैचों में भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 10 मुकाबले जीते हैं, यानी लगभग बराबर की टक्कर हो रही है और दोनों ही टीमों के लिए इस वर्ल्ड कप का सफर अब तक अच्छा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों टीमों ने अब तक केवल एक मैच गंवाया है और भारतीय टीम को जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, तो वहीं इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ उलटफेर का सामना करना पड़ा। फिलहाल दोनों टीमें लय में नजर आ रही हैं और इन टीमों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा संतुलन भी दिखाई दे रहा है। 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जो विकेट उपयोग की गई थी, उसी पर अब ये मैच खेला जाएगा। मैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और जैकलिन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल दे दी थी और जैकलिन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए ये कन्फर्म किया कि जैकलिन फर्नांडिस गुरुवार को होने वाली अदालती कार्रवाई में शामिल होंगी। ईडी ने जैकलिन की बेल का विरोध किया है, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलिन की रेगुलर जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया, सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया है। और ईडी ने यह भी मेंशन किया कि जैकलिन को सुकेश से मिलने के 10 दिनों के भीतर ही उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया था। वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनके पास काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। इस केस को लेकर ईडी कई बार जैकलिन से पूछताछ कर चुकी है और इस पूछताछ में जैकलिन ने बताया कि वो सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से भी जैकलिन फर्नांडिस से 15 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत प्रदर्शन के बाद बुधवार को लोकतंत्र के लिए अच्छा दिन बताया और नतीजों की सराहना भी की। बाइडेन ने मतदाताओं की हताशा को भी स्वीकार किया, लेकिन कहा कि अमेरिका के भारी बहुमत से चुनाव के बाद उनके आर्थिक एजेंडे का समर्थन किया गया है। और बाइडेन ने व्हाइट हाउस संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा दिन था और मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लिए भी अच्छा दिन साबित होगा। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक भारी रात रही और वो उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में मतदाताओं की लहर को अनुभव करेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। हालांकि प्रतिनिधि सभा में वो डेमोक्रेट से आगे नजर आए। के 75वें वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय को अपने 50वें मुख्य न्यायाधीश मिल चुके हैं और बुधवार को न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उन्होंने सर्वाधिक 7 वर्षों तक देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने नफरत की राजनीति शुरू की है और जे देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं,
परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियां देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। जहां भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरा है, लोगों से जो भरपूर स्वागत हमें देखने को मिला है। कांग्रेस समर्थक सड़क पर आए हैं, कांग्रेस आलोचक सड़क पर आए हैं, और जो लोग त्रिशंकु हैं, ना समर्थन देते हैं ना आलोचना करते हैं, वो भी सड़क पर आए हैं। और मैंने तीनों तरह के जनता को देखा है इन 5 अभी छठा राज्य में। बार बार मैंने कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा मन की बात की यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता की यात्रा है। ये सुनने के लिए यात्रा है, संगठन को जनता के साथ एक जनसंपर्क बनाने के लिए यात्रा है। और जो हमारे देश में आज 3 बड़े मुद्दे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की नीयत से, उनकी नीतियों से, जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं, और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। जिस तरीके से भारत तोड़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, भारत इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि भारत तोड़ा जा रहा है। 3 तरीके से तोड़ा जा रहा है। पहले, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो, ये सब आर्थिक विषमताएं बढ़ा रही हैं, और ये प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों के कारण है। जहां भी भारत जोड़ो। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं हम, क्योंकि देश को सर्वोपरि रखते हैं हम। जन की चेतना जिंदा रहे, इस
वास्ते पत्रकारिता करते हैं हम। तिरंगे की शान बढ़ती रहे, बस यही है हमारा